इकोनॉमिक एसोसिएशन का धन्यवाद करना चाहता हूं, आयोजकों का, कि यह इतना अच्छा कार्यक्रम का संयोजन किया और मुझे यहाँ बुला के अपनी बात रखने का मौका दिया। और सभी श्रोताओं का भी मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ, जो लोग पेशेंटली अब हम सबको सुन भी रहे हैं और पूरे दिन का ये सेमिनार है, अवश्य इससे लाभ सब लोगों को मिलेगा। बस एक स्पष्टीकरण मैं कर दूं, मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और इकोनॉमिक्स का स्टडी है। और मैं आर्थिक विषय में भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार में और पार्टी की तरफ से कई संगठनों में काम करता रहा हूँ। मेरे पहले प्रोफेसर जयंत जी का मैंने उद्बोधन सुना, बड़ा ही प्रेरणादायी था। मेरे साथ अमित कुमार गुप्ता जी, डॉक्टर देवेंद्र जी भी बोलेंगे और भी अन्य लोगों को आप सुनेंगे। जितना मुझे समय बताया गया था, मैं संक्षिप्त में कुछ बातें युवाओं के सामने रखना चाहूँगा। और विषय तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यूथ इंडिया डेवलपमेंट और चैलेंजेस। और यह विषय इम्पोर्टेंट इसलिए है कि युवाओं को इस वक्त जो हमारे सामने कई चैलेंजेस खड़े हो गए थे। भारत एक तेज गति से अर्थव्यवस्था, विश्व की मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा था। और उस चीज को केवल भारत ही नहीं, अगर 2 साल पहले के विश्व के स्तर पे किसी भी डिस्कशंस को देखें, चाहे वो IMF का हो, वर्ल्ड बैंक का हो या अन्य G20 देशों का हो, सभी जगह पे इस बात को एक्सेप्टेंस बहुत तेजी से आ रही थी कि भारत आने वाले समय में विश्व में आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर के आएगा। कुछ वर्षों पहले हम लोग फ्रेजाइल 5 में थे, लेकिन धीरे धीरे हमारी अर्थव्यवस्था लोगों के एंटरप्रेन्योरशिप और नेतृत्व के कारण तेजी से आगे बढ़ी और भारत अर्थव्यवस्था में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। फिर हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज जो आज भी सामने है, वह है कोरोना का आ गया, जिसने कहीं ना कहीं एक ब्रेक लगाया, जिसको स्पीड ब्रेकर कहते हैं। उस तरह से हमारे सामने वो चैलेंज सामने आया। तो उस चैलेंज को ध्यान में रखते हुए हमारे मन में कई बार ये प्रश्न आते होंगे कि क्या भारत अभी भी उस स्थिति को, विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन सकता है, बनने के लिए सक्षम है और तेजी से उस रास्ते पे आगे बढ़ेगा? तो इस चीज के बारे में कई बार हमें सोचने के लिए कुछ चीजें आवश्यक रहती हैं। मुझे इसलिए कुछ चीजें आपके सामने स्पष्ट रूप से कहना आवश्यक लगता है कि जैसे डॉक्टर प्रोफेसर जैन जी ने बताया कि भारत युवा शक्ति है। भारत में 65% से ज़्यादा जनसंख्या 35 वर्ष के कम आयु की है और वह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्रोत रहे, रिसोर्स का स्रोत रहे, जो भारत को आगे डेवलप्ड कंट्री के रूप में स्थापित भी करेगा, आर्थिक शक्ति के रूप में भी मजबूती भी प्रदान करेगा। लेकिन एक चीज हम सबको बहुत अवश्य ध्यान रखनी चाहिए कि कई बार जो चैलेंजेस है, उसमें सबसे बड़ा चैलेंज आज युवाओं के सामने एम्प्लॉयमेंट का, कि हम लोग गेनफुल एम्प्लॉय कैसे अपने आप को करें। और इसमें मैं कई जगह जाता हूँ, बातचीत करता हूँ, देखता हूँ, तो सब लोग इस बात पे ज़्यादा चिंता में लगे रहते हैं। युवाओं के मन में कहीं ना कहीं ये मन में रहते हैं कि मुझे एक अच्छी नौकरी मिल जाए। मैं सबसे पहली बात सब आपके माध्यम के द्वारा कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने इस बात को अपने दिमाग से निकाल लेना चाहिए। जब वस्तु स्थिति को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं और उसमें रास्ते में तेजी से आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग सही दिशा में तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। वो यह है कि इतनी बड़ी जनसंख्या को, 137 करोड़ जनसंख्या को नौकरी की आवश्यकता पूर्ति करना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है, असंभव ये एक तरीके से है। हम लोगों को, युवाओं को खासकर, सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात हम लोगों के मन में ये आ जानी चाहिए और इस बात के लिए निश्चित रूप से आगे बढ़ना चाहिए कि जब हमारी ये पढ़ाई का, ये यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम है, जिस वक्त हम पढ़ाई कर रहे हैं, जिस वक्त हम जीवन में अपने कैरियर को डिसाइड कर रहे हैं, तो हमें
अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप पे फोकस करना चाहिए और उस तरफ ध्यान देना चाहिए कि उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। जब हम उन चीज़ों पे ध्यान देंगे तो हमारे सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज और उनको हम खोज भी सकते हैं। आजकल डिजिटल स्पेस का मामला है, हमारे सरकार की वेबसाइट्स काफ़ी एक्सप्लिसिटली बहुत ही इम्प्रूव्ड है। किसी भी मिनिस्ट्री की वेबसाइट में आप जाएंगे, एम्पल इंफॉर्मेशन है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, आरबीआई, इन सब इंस्टीट्यूशंस में मैंने काम किया हुआ है। इनके मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, यह जो है मुख्यतः हमारे आर्थिक विषयों को जो देखती हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज, कॉरपोरेट अफेयर्स, इन सब की वेबसाइट्स मैंने एक्सटेंसिवली देखी है। यह सब बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन हम लोगों को प्रोवाइड करती है और बहुत इजीली प्रोवाइड करती है। तो हम लोगों को इन सब की वेबसाइट्स में जरूर जाके इनके अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जरूर चर्चा करना चाहिए। अगर हम डिजिटली इतने सक्षम हैं, आज भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बड़ा अच्छा स्कोप है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बहुत अच्छे हैं, तो सोशल मीडिया में जितना हम समय बिताने लगते हैं फेसबुक, ट्विटर वगैरह के बजाय, हमें गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे कम से कम 1 घंटा, आधी पौन घंटा जरूर लगाना चाहिए। जो आरबीआई की इतनी बढ़िया वेबसाइट है, इतनी इंफॉर्मेशन है, बैंकों की है, पीएसयूज की है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के, इन वेबसाइट्स में हमें जरूर नॉलेज गेन करने के लिए अपना समय लगाना चाहिए। और जब मैंने कहा एंटरप्रेन्योरशिप की, तो सरकार के बड़े इनिशिएटिव हैं और मुझे लगता है कि कॉलेज इसमें जरूर प्रयास करेगा कि यह जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है यह इतनी एम्पल अपॉर्चुनिटीज देता है। मैंने डिटेल प्रेजेंटेशन दिल्ली यूनिवर्सिटीज और कई कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में किया है। जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है, पिछले 7 साल हो गए मोदी जी को, मेजर फोकस रहा है कि स्टार्टअप इकोसिस्टम, स्टैंड अप इकोसिस्टम, अटल टिंकरिंग लैब, अटल इनोवेशन मिशन, जो स्टार्टअप यूनिट्स हैं उनको कैसे फाइनेंसिंग अवेलेबल करवाएं, कैसे उनके आइडियाज को इम्प्लीमेंट करें, कैसे जो चैलेंजेस है, पीएसयूज वगैरह ने भी जो सरकार की लगभग 400-500 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, उन्होंने अपनी वेबसाइट्स पे मेजर इंफॉर्मेशन, क्या बॉटलनेक्स हैं, कौन से उनके प्रोडक्ट्स हैं, उसमें क्या इनोवेशन हो सकता है, कौन से प्रोसेसेस में हिंड्रेंसेस हैं, उनके बारे में डिटेल्ड अपनी वेबसाइट्स पे उन्होंने इंफॉर्मेशन डाली हुई है। मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में था, हमने हर साल हैकेथॉन भी करते थे, और क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं जो कि प्रोसेसेस के अंदर, इम्प्लीमेंटेशन के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर रेस्ट्रिक्शंस हैं, चैलेंजेस हैं, कंसर्न्स हैं, उन चीज़ों के हम अपने एजुकेशन और सिस्टम के थ्रू अगर सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू, मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू, अपने अदर प्रोसेसेस के थ्रू, तो वो पीएसयूज भी, सरकार भी स्टार्टअप इकोसिस्टम में फाइनेंसिंग भी अवेलेबल करवाएंगे। वह प्रोडक्ट के लिए आपको रिसर्च सपोर्ट भी करेंगे, डेटा भी प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद आपको सीड कैपिटल भी देंगे। उस प्रोडक्ट और प्रोसेस को अगर आप सॉल्यूशन के रूप में इम्प्लीमेंट करने में सक्षम है तो उसके लिए एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्ट खरीदने के लिए भी वो तैयार है। और लार्ज फंड है, ओएनजीसी, इंडियन ऑयल, ऐसे बड़े बड़े पीएसयूज हैं जिनने 500 से लेके 1,000, 1,500 का फंड केवल स्टार्टअप इकोसिस्टम इनोवेशन के लिए बना रखा है। तो हमें ये एम्पल अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, तो हमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आगे तेजी से बढ़ना है, और वही हमारे को सस्टेन कर पाएगा, वही आगे का रास्ता है, ताकि हम लोग एम्प्लॉयमेंट टेकर की बजाय एम्प्लॉयमेंट गिवर बन जाएं और हम लोग आसानी से अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। तो मुझे यह चीज महत्वपूर्ण लगती थी। दूसरा मैं जो कहना चाह रहा हूँ, बात यह है कि हर वक्त इकोनॉमी में चैलेंजेस आते हैं और वह चैलेंजेस इकोसिस्टम्स को कई बार डीरेल भी करता है, चेंज भी करता है। तो कुछ सेक्टर्स थे जो कि पहले बहुत अच्छे थे, अगर भारत के इतिहास को देखें अर्थव्यवस्था के रूप में, तो कुछ सेक्टर्स थे जिन्होंने किसी वर्ष बीच के पीरियड में भारत के लिए बड़ी उन्नति के रूप में, सनराइज सेक्टर्स जिनको कहते हैं, वह सेक्टर्स में बड़ी ग्रोथ थी। उन सेक्टर्स को जिन्होंने अपने कैरियर के रूप में चूज किया, उन्होंने आने वाले समय में
बहुत प्रोग्रेस की, ग्रोथ की, और उन्होंने डेवलपमेंट किया और अपने लिए आर्थिक रूप से सिक्योरिटी अर्जित की। तो हमें सनराइज सेक्टर, अब इकोसिस्टम ने काफी बदलाव ला दिया कोरोना ने, और उसके कारण सरकार की पॉलिसीज में भी काफी चेंज आए हैं, आएंगे। विश्व की इकोनॉमी में भी चेंज आएंगे, भारत के डिमांड सप्लाई गैप वगैरह में भी काफी चेंजेस आएंगे। तो हमें जो पास्ट में अच्छे सनराइज सेक्टर्स थे उनको तो देखना ही है। उनमें कई, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत अच्छे थे, आईटी सेक्टर ने बहुत प्रोग्रेस किया, जिसने इंडिया को ग्लोबल लेवल पे स्टैब्लिश किया, हमारी ग्रोथ को बहुत स्टैब्लिश किया। फाइनेंशियल मार्केट के सेक्टर्स में, बैंकिंग, फाइनेंस, इन सब में बहुत अच्छा काम किया, वह हैं। लेकिन कुछ सेक्टर्स हैं जो, कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा रहा, लेकिन कई सेक्टर्स थे जिनमें वो कम फॉल आया है। उनमें कई तरह, जैसे टूरिज्म में है या और कई चीज़ों में। तो हमें आने वाले समय में सनराइज सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए और अपने एजुकेशन, कैरियर, ग्रोथ पाथ को उन सनराइज सेक्टर्स के अंदर बढ़ाना चाहिए, तो हमारे को इकोनॉमिक ग्रोथ मिलेगा। तो उसमें सबसे बड़ा अब आने वाले समय में फ्यूचर भारत का ग्लोबल लेवल पे, मैं बता रहा हूँ, सनराइज सेक्टर में आने वाला है, वह फार्मास्यूटिकल और ये चाहे मेडिकल इक्विपमेंट में रहने वाला है। भारत में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में बहुत बड़ा कैपेसिटी है और पोटेंशियल है। हम लोग ग्लोबल फार्मा सेक्टर में मेडिसिन की उपलब्धता लगभग 26 से 27% ग्लोबल डिमांड को कैटर करते रहे हैं, लेकिन हम लोग उसमें जो सॉल्ट है, एपीआई है, वह इंपोर्ट करते रहे थे। मेडिकल इक्विपमेंट भी हम लोगों ने बहुत सारे नहीं बनाए थे, लेकिन आने वाले समय में जिस तरह सरकार की पॉलिसीज वगैरह आ रही है, तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में कंप्लीट सप्लाई चेन इंटीग्रेशन के रूप में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण यह ग्रोथ लेके आएगा। तो इसके अंदर अब वैक्सीनेशन की भी, वर्ल्ड की लगभग 60% पर वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भारत के पास है, लेकिन हम रॉ मटेरियल में बाहर डिपेंड करते हैं और कई इक्विपमेंट के लिए भारत डिपेंड करते हैं, छोटे छोटे वॉयल्स, उसके ढक्कन, ऐसे। तो हमें जो आने वाली सनराइज इंडस्ट्रीज है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहते हैं, यह चीज़ों में देखना है कि पूरी सप्लाई चेन को स्टडी करना है, क्योंकि आजकल ग्लोबल जो है इंटीग्रेशन के साथ इंडस्ट्रीज और बिजनेस कम्युनिटी इकोसिस्टम चलता है। हमें एक आदमी ने, मुझे इंडस्ट्री के आदमी ने बताया कि मुझे बहुत बड़ा ऑर्डर मिल गया, मैं नट बोल्ट बनाने का। अब बोल्ट बनाने के साथ तो, लेकिन नट के साथ होता है, तो नट में इंपोर्ट करता था, वो इंपोर्ट के सप्लाई चेन में प्रॉब्लम आ गई, तो मेरे जो बोल्ट बनाना था वह प्रॉब्लम में अटक गए और मैं सप्लाई नहीं कर पाया। तो कंप्लीट सप्लाई चेन के इंटीग्रेशन के साथ ऐसी इंडस्ट्री या जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, उनके अलग अलग पार्ट क्या हम इंपोर्ट करते हैं, क्या हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, उस तरह की चीज़ों को हमें ध्यान में रखते हुए इस सप्लाई चेन के अंदर अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए। और मैन्युफैक्चरिंग में छोटी छोटी चीज़ें बड़ी सामने आती है। सरकार की पॉलिसीज में स्टार्टअप इकोसिस्टम के साथ, फार्मा इंडस्ट्रीज में ग्रोथ के साथ, एमएसएमई सेक्टर के लिए भी बहुत सारी स्कीम्स हैं, बहुत सारे सपोर्ट सिस्टम्स हैं, सिडबी के हैं और मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज के हैं। एमएसएमई, पूरी एमएसएमई मिनिस्ट्री है, नितिन गडकरी जी बड़ी मेहनत से उसमें काम कर रहे हैं। तो वह चीज़ों में एमएसएमई सेक्टर में, और सरकार ने पिछले 4-5 साल में डिफेंस सेक्टर को खूब खोला है। हमारा मेजर डिफेंस प्रोडक्शन जो था वो इंपोर्ट करते थे, पूरे डिफेंस कॉरिडोर सरकार बनाना चाहती है, और उस डिफेंस कॉरिडोर में सरकार ने आने वाले 5-6 साल के जो भी रिक्वायरमेंट है प्रोडक्ट के, उसको पूरी तरह से एमएसएमई के लिए रिजर्व करने का डिसीजन लिया है। डिफेंस टेक्नोलॉजी पार्क्स बन रहे हैं, यूपी में बन रहे हैं और भी कई जगह बन रहे हैं, जहाँ पे मेजर प्रोडक्शन, जो कंजम्पशन है डिफेंस फोर्सेस का, हमारी सरकार कोशिश कर रही है कि वह डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में हो, और उस एमएसएमई सेक्टर को एश्योर्ड मार्केट बाइंग की सरकार कंफर्मेशंस दिए। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में एमएसएमई सेक्टर्स के अंतर्गत डिफेंस इंडस्ट्रीज के वेरियस प्रोडक्शंस को हम लोग ध्यान में रखें, और हेल्थ सेक्टर के मेडिकल इक्विपमेंट वगैरह को, वैक्सीनेशन के प्रोडक्ट को हम सनराइज सेक्टर की तरह ध्यान में रखते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण
इस कोरोना काल में एक चीज जो ध्यान में आती है, हेल्थ के ऊपर सरकार का एक्सपेंडिचर भी बहुत बढ़ने वाला है। पानी के अंदर तो सरकार ने बहुत ह्यूज बजट, वाटर टेक्नोलॉजीज, पोल्यूशन कंट्रोल, सीवेज कंट्रोल, इस तरह के इंडस्ट्रीज में तो बहुत एक्सपेंडिचर सरकार ने बजट बनाया है। लगभग 4-5 लाख करोड़ का एनुअल बजट पानी के सेक्टर में सरकार ने वो किया। तो जिन सेक्टर में ह्यूज इन्वेस्टमेंट सरकार का आएगा वहां पे ग्रोथ आएगी। तो एक और सेक्टर जो बहुत ध्यान में आता है वो सरकार के खर्चे में आने वाला है। एजुकेशन सेक्टर में भी सरकार को खर्चा बहुत बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि यह भी ध्यान में आ रहा है कि एजुकेशन और हेल्थ, ये दो सेक्टर हैं जहां पे सोशल वेलफेयर और डेवलपमेंट के लिए सरकार की तरफ से पीछे दशकों से बहुत कम एक्सपेंडिचर हुआ, बजट का एलोकेशन वो बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो यह दो सेक्टर मैंने आपके ध्यान में लाया था और स्टार्टअप इकोसिस्टम के साथ। और मैं प्रोफेसर जैन साहब ने जो कहा था, प्रधानमंत्री भी अपने कई बार भाषणों में कहते हैं कि सर्विस इंडस्ट्री के लिए भारत में बहुत स्कोप है। 137 करोड़ लोगों को छोटी छोटी चीजें चाहिए, छोटे छोटे, अब उबर है, ओला है, ये ओयो है, ये केवल डिजिटल टेक्नोलॉजी इनोवेशन को यूज करते करते इन्होंने ग्लोबल अपने आप को यूनिकॉर्न्स, 20 से ऊपर यूनिकॉर्न्स भारत में बन चुके हैं 1-1.5 साल में। यानी ह्यूज वैल्यूज इन लोगों ने क्रिएट किए। मैं अभी जीरोधा का ही पढ़ रहा था स्टोरी, परसों नरसों का प्रॉफिट आया 2 साल कंपनी को बने हुए 442 करोड़ का उन्होंने आईआईटी से पढ़े हुए 2-3 लड़कों ने मिलकर कंपनी बनाई और 1 साल में 442 करोड़ का प्रॉफिट किया। तो यह बात भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि इनोवेशन वगैरह में यह चीज़ों को हम देख सकते हैं। फाइनेंशियल मार्केट में डिजिटल पेमेंट का बहुत ज़्यादा स्कोप बढ़ता जा रहा है, लोगों की में ये एक बार आवाज, तो यह चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। सर्विसेज के अंदर बहुत सारे स्कोप्स हो सकते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग में अभी जो अपने MEA मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जयशंकर जी ने बताया, और भी कई जगह से आपके ध्यान में आएगा, काफ़ी रिपोर्ट्स आ रही हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की। हर महीने में इकोनॉमिक स्टेट ऑफ इकोनॉमी का हर महीने इकोनॉमिक्स सर्वे आता है, हर महीने बड़ी एक्सटेंसिवली 15-20 पेज की रिपोर्ट आती है मंथ वाइज मंथ। उसमें सारे डोमेस्टिक पैरामीटर्स उसमें दिए होते हैं। PMI क्या होगा, कौन से सेक्टर में क्या ग्रोथ हो रही है, लॉजिस्टिक्स कैसे बढ़ रहा है, किन चीज़ों के डिटेल है। तो वो अगर हम पढ़ लेंगे तो काफ़ी चीज़ें हमारे ग्रिप में आ जाएगी और हर महीने फिर उतना पढ़ना नहीं पड़ेगा। ग्राफ देखते हुए हमें कई चीज़ें ध्यान में आ जाती है। तो सर्विस के लिए भी बहुत अच्छा स्कोप है। और एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग के पीयूष गोयल जी भी कई बार बोलते हैं, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एक्सटर्नल के मिनिस्टर हैं, कि एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा स्कोप भारत में MSME सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए आने वाला है, जिसको हम लोग कहते हैं रिस्क डाइवर्जन स्ट्रेटेजी। कोरोना के बाद यह बात बहुत सामने उभर के आ रही है कि चाइना ने अपनी जो ग्रोथ की वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बना। और मैं चाइना 8 बार गया हूँ, सरकार की तरफ से भी गया और पार्टी अलग अलग विषय में वहाँ भी लोगों ने बुलाया था। पीछे जब अभी संबंध पीछे 1.5 साल से हमारे खराब हुए, उसके पहले वहाँ पे छोटे छोटे लोगों ने छोटे छोटे प्रोडक्ट बनाए। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्लब, इंडस्ट्रियल हब्स और इंडस्ट्रियल पार्क्स बने जहाँ पे छोटे छोटे प्रोडक्ट बन गए और ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन गए। तो वह उसके कारण उन्होंने ग्लोबल सप्लाई चेन से अपने मैन्युफैक्चरिंग को इंटीग्रेट किया। लेकिन कोरोना में लोगों के ध्यान में आया कि अगर पूरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ग्लोबल सेक्टर अगर एक ही कंट्री पे डिपेंड होगा तो रिस्क बहुत बढ़ जाता है। और भारत एक अच्छा सेक्टर बन सकता, एरिया बन सकता है, कंट्री बन सकता है जहाँ पे डेमोक्रेसी भी है, लीगल सिस्टम हमारा, एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बहुत अच्छा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हम ग्लोबली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे थोड़ा हैंड होल्डिंग अगर सरकार कर दे तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए ग्लोबली इंडिया अच्छा मैन्युफैक्चरिंग MSME सेक्टर के लिए हब बन सकता है। तो इससे भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज सामने आई है और उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने 13 सेक्टर आइडेंटिफाई किए हैं जिसमें प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, ह्यूजली सक्सेसफुल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव सरकार ने स्कीम निकाली है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री ने, जिसमें काफ़ी ज़्यादा टैक्स एग्जम्पशंस दे रहे हैं,
और लोन्स की फैसिलिटी है, और सॉफ्ट लोन्स की बात है, लो इंटरेस्ट लोन के इंटरेस्ट सबवर्जन की बात है, तो वह चीज भी सामने आती है। कई बार लोग बैंक लोन वगैरह से लेने से डरते हैं। आईबीसी का, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड का बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में डेवलप हो गया है। जैसे हम देखते हैं कि डिजिटल रूप में जीएसटी आया और डिजिटल पेमेंट का आया, इनकम टैक्स असेसमेंट में वर्चुअल असेसमेंट आ गया है। इन चीज़ों को हम लोग कई बार डेप्थ में जानते नहीं है, तो इन चीज़ों को पूरी तरह से यूज़ नहीं कर पाते। और स्लोली स्लोली हमारे देश में टेक्नोलॉजी का इतना ज़्यादा यूज़ बढ़ता जा रहा है, तो यह इन चीज़ों में आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, इतना अच्छा इकोसिस्टम सरकार डेवलप करे कि कई बार जब न्यू सिस्टम्स आते हैं, न्यू बिजनेसेस आते हैं, तो उसमें बैंक लोन वगैरह भी होती है, सीड कैपिटल भी होता है, अलग अलग लोगों का पैसा भी होता है, तो एक कई बार बहुत सारे फेलियर्स भी होते हैं बिजनेस के, तो एक रिस्पेक्टेबल एग्जिट रूट भी लोगों को मिले। अगर बिजनेस, जेन्युइन बिजनेस फेलियर्स हैं, फ्रॉड अगर नहीं है, मनी डाइवर्जन नहीं है प्रमोटर्स का, जेन्युइन बिजनेस फेलियर्स है, तो उनके लिए एक इजी एग्जिट रूट भी मिल जाए उसके लिए, ताकि एक रिस्पेक्टेबल एग्जिट रूट मिल जाए, क्योंकि फेलियर भी जीवन में कई बार आते हैं बिजनेसेस में। तो आईबीसी का इकोसिस्टम, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड का भी सरकार ने बहुत अच्छा इम्प्लीमेंट किया है। कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट के अंदर वेरियस, जैसे बिजनेस में पेमेंट होते हैं, उन सब चीज़ों का रीपेमेंट नहीं होता, कई बार पीएसयूज के ऊपर भी सरकार ने काफ़ी दबाव डाला है कि आप एमएसएमई सेक्टर को बैलेंस शीट में विद इन 90 डेज पूरा पेमेंट करेंगे, उसके ऊपर भी सरकार बहुत स्ट्रिक्टली एक्शन ले रही है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट को भी हम लोग काफ़ी प्रयास के द्वारा मजबूत कर रहे हैं। इन चीज़ों को जरूर देखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो एमएसएमई, हेल्थ सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर, स्टार्टअप इकोसिस्टम, डिफेंस सेक्टर, और उसके साथ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का तो अच्छा वो स्कोप है ही, क्योंकि ग्लोबली हम लोग इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन में बहुत अच्छी तरह हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। अब हम ये जो रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में, या जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह के ऊपर बहुत सारे काम कर रहे हैं, तो इसके भी मैन्युफैक्चरिंग में कई कई चीज़ें हमारे सामने अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है। और यह केवल लार्ज इंडस्ट्री, एमएसएमई और इन्हीं की बात नहीं करा, सरकार का इनिशिएटिव एक फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन में है। मध्य प्रदेश ने पिछले 7-8 साल में एग्रीकल्चर सेक्टर में ह्यूज ग्रोथ किया है। सरकार ने अभी 3 फार्म लॉज बहुत महत्वपूर्ण रिफॉर्म्स के रूप में लेके आए, और एक आत्मनिर्भर भारत के अंदर एक 1.5 लाख करोड़ का सरकार ने घोषणा की है सपोर्ट फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन की। और इसमें बहुत ही स्कोप है, सरकार का इनिशिएटिव है और बहुत सपोर्ट है कि हम 10,000 फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, छोटे छोटे, जिसको पहले कोऑपरेटिव सेक्टर्स होते थे। कि हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में बड़ा ग्रोथ हो रहा है, प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो रहा है, अच्छा है। मध्य प्रदेश ने एग्रीकल्चर सेक्टर में 18% तक की ग्रोथ एनुअल अचीव की थी। तो लेकिन उसके साथ वैल्यू एडिशन के काम कर दें, फूड प्रोसेसिंग और कुछ पैकेजिंग, फार्म पे ये जो यूनिट्स हैं, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को फार्म लैंड के अंदर ही इंटीग्रेट कर दें, और उसके लिए मार्केट के पूरे इंटीग्रेशन करने का लिए सिलोज बने, वेयर हाउस वगैरह के चीज़ें बने, जिसके लिए भी काफ़ी लोगों के पास ज़मीन होती है। सरकार की स्कीम्स है, हमारे बैंक में भी हमने की थी कि आप ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट कर लें कि सिलोज बना लें, अगर आपके पास लैंड है तो कोई जो वेयर हाउस को स्टोर करने के लिए, अनाज के लिए बैंक लोन दे देगा, एफसीआई से आपका एग्रीमेंट हो जाएगा, रेंट पे उसके लग जाएगा, आप वेयर हाउस में फूड प्रोसेसिंग यूनिट के साथ उसकी स्टोरेज की वो फैसिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सरकार ने 15 लाख का एफपीओ बनाने पे पूरी स्कीम निकाली है कि 15 लाख तक का सपोर्ट फाइनेंसिंग सरकार करेगी सीड कैपिटल के रूप में। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाए, इसका बड़ा स्कोप है, आपस में मिलके, और कई फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को, छोटी छोटी चीज़ों को हम कर सकते हैं। एक चीज और मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि वह है सोशल स्टॉक एक्सचेंज।
फाइनेंस मार्केट, हम लोग युवाओं में एक जज्बा होता है, समाज में बदलाव लाने का जज्बा होता है, काम करने का जज्बा होता है, जिसको प्रमोट करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, वो है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप यानी आप समाज में बदलाव लाने वाले कुछ काम करें, लेकिन आपको आजीविका की आवश्यकता है, पशुपालन है, इस तरह के कई तरह के जो कार्य हैं जिनको कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में, वाटर बॉडीज के रिवाइवल के प्रोजेक्ट्स हैं, जो वाटर सीवेज ट्रीटमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, इस तरह के कई तरह के प्रोजेक्ट हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के, इस तरह के कई प्रोजेक्ट आते हैं जिनको सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर कर ग्लोबली क्लासिफाई किया जाता है। उसमें हम समाज सेवा भी करते हैं, कॉज हमारा अच्छा होता है, लेकिन हमारी आजीविका चले उस तरह की भी व्यवस्था होती है। तो एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज को सेबी ने, सरकार ने घोषणा की थी पिछले बजट में कि हम सोशल स्टॉक एक्सचेंज एस्टेब्लिश करेंगे, जिसमें कि ऐसे सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को पैसा मिल सके, सीड कैपिटल मिल सके, उसको क्राउड फंडिंग टाइप के काम मिल सके, और वह आजीविका भी चलाए और समाज में बदलाव का ज़ील के साथ वो काम करे। तो उसका भी एक पेपर सभी ने पब्लिक डोमेन में डाला हुआ, वो हम पढ़ सकते हैं। और सोशल स्टॉक एक्सचेंज का बेनिफिट लेके सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में कैसे हम सरकारी सहायता और फंडिंग की व्यवस्थाएं कर सकते हैं, वह चीज़ भी आप लोगों को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह के चीज़ों को और प्रमोट कर देंगे, और ये तो प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है यूथ इकोनॉमिक एसोसिएशन का कि एक बार आप सोशल स्टॉक एक्सचेंज को करें, एक बार आप ये जो IBC की चीज़ों को करें, इसके बारे स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में करें, डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में करें, ऐसे अलग अलग सेक्टर्स के बारे में प्रोग्राम कर सकते हैं। और कुछ चीज़ों का एक में जो हायर एजुकेशन में जा रहे हैं, यहाँ यूनिवर्सिटीज़ हैं कई जाते हैं, 2 सेक्टर में बड़ा स्कोप है हिंदुस्तान के लिए, एक तो फाइनेंशियल सर्विसेज में और आर्बिट्रेशन में। आज आप देखिए भारत के जितने भी हाई फाइनेंस के पढ़ने वाले IIT और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से पढ़े हुए लोग हैं, वह विश्व में ग्लोबल फाइनेंस को कंट्रोल करते हैं, बैंक्स को और अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, इंश्योरेंस कंपनीज को। फाइनेंशियल सर्विसेज में ग्लोबली इंडिया के, डिजिटल सर्विसेज एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में ग्लोबली इंडिया के पढ़े लिखे लोगों का बहुत बड़ा वर्चस्व है, और बहुत लाखों करोड़ की ट्रांजैक्शंस वगैरह जो हैं फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया की भी और ग्लोबली, हमारे लोग हांगकांग, लंदन, सिंगापुर जैसे जगहों पे करते हैं। सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि जैसे गिफ्ट सिटी बनाई है, ऐसे जो है फाइनेंशियल, ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स भारत में बने, और यह जो मेजर ट्रांजैक्शंस हैं जो कि बाहर जा रहे हैं और भारत के ही लोग कर रहे हैं, भारत की ट्रांजैक्शन, ग्लोबल ट्रांजैक्शन, उन चीज़ों को हम भारत में लाके एक बहुत बड़ा ग्रोथ का, वैल्यू क्रिएशन का सिस्टम करें, उसको भी हम सब लोगों को समझना चाहिए। एक आर्बिट्रेशन पे सरकार ने अभी कैबिनेट ने पिछले महीने वो किया है कि कैबिनेट कमेटी ने पास किया है कि भारत में हम अलाउ करेंगे ग्लोबल आर्बिट्रेशन सेंटर सेटअप करने का। तो जो लॉ पढ़ते हैं, बिजनेस मर्केंटाइल लॉ पढ़ते हैं, जो बाकी सिस्टम फाइनेंशियल उसमें, इकोनॉमिक्स में हायर एजुकेशन करते हैं, उन लोगों को आर्बिट्रेशन की बहुत अपॉर्चुनिटीज है, और बहुत बड़ा ट्रांजैक्शंस जो आर्बिट्रेशन सेंटर्स है वह हांगकांग, सिंगापुर वगैरह हैं, और वो बहुत ज़्यादा वैल्यू, सिंगापुर की तो सारी ग्रोथ ही फाइनेंशियल और आर्बिट्रेशन सेंटर, मेजर उनकी 50-60% की उनकी इकोनॉमिक रेवेन्यू जनरेशन इन चीज़ों से होता है, और उनकी इकोनॉमी कोई छोटी नहीं है, छोटे देश है लेकिन उनकी इकोनॉमी बहुत बड़ी है। तो वो, और उसमें से बहुत बड़ा पोर्शन भारत के लोगों के कंट्रोल में है, तो वह आर्बिट्रेशन सेंटर को भारत में शुरू करने का सरकार का पूरा यह प्रयास है। और लास्ट बात मैं आपको यह कहना चाहता हूँ कि आत्मनिर्भर भारत पे बड़ा फोकस सेकेंड वेव के बाद था। सरकार ने 21 लाख करोड़ का बहुत बड़ा पैकेज अनाउंस किया था। उसमें सबसे बड़ी बात थी कि 5 चीज़ों में सरकार बहुत बड़ा प्रयास कर रही है और आगे बढ़ रही है। वह है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए।
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सबसे बड़ा बॉटलनेक आता है लॉजिस्टिक का, ट्रांसपोर्टेशन का, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड, ये रेलवेज, वाटरवेज, सरफेस ट्रांसपोर्ट, शिप्स वगैरह के ट्रांसपोर्ट। इसमें सरकार ने न्यू लॉजिस्टिक पॉलिसी लेके आए हैं और आने वाले समय में हम लोगों का लक्ष्य है कि आने वाले समय ये सेकेंड वेव को कंट्रोल होते ही देखेगा, मेजर फोकस आत्मनिर्भर भारत में फिर से शुरू हो जाएगा। लॉजिस्टिक कॉस्ट को, भारत की लॉजिस्टिक कॉस्ट 40% ग्लोबली स्टैंडर्ड से हायर है। तो जब तक ये लॉजिस्टिक कॉस्ट कम नहीं होगी तब तक हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ग्लोबल कॉम्पिटिटिव नहीं होगी। तो लॉजिस्टिक पॉलिसी लेके आए, 40% लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने का हमारा लक्ष्य है। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ला रहे हैं, जिसको जब मैंने रिस्क डाइवर्जन की बात की, हैंड होल्डिंग सरकार की कही, तो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी कंप्लीट पाइपलाइन में हमने काफी काम कर लिया है। उसमें 1948 में, अभी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है 1948 में आई थी और उसके बाद कुछ अमेंडमेंट हुए, 1990 में लास्ट अमेंडमेंट हुआ था। इतनी पुरानी इंडस्ट्रियल पॉलिसी से भारत कभी विश्व की महाशक्ति मैन्युफैक्चरिंग में नहीं बन सकता। नई पॉलिसी कंप्लीटली फाइनल है, वो आएगी। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी है और ई कॉमर्स पॉलिसी है, रिटेल ट्रेड पॉलिसी, ये सारी पॉलिसी लेवल पे काफ़ी चेंज सरकार वर्कआउट कर चुकी है। और जैसे ये कोरोना की त्रासदी हटती है तो हम लोग तेजी से अर्थव्यवस्था को पूरी तरह फोकस करके इंफ्रास्ट्रक्चर में खूब इन्वेस्टमेंट करके, इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड सब कंस्ट्रक्शन वगैरह करने से दो फायदे होंगे कि एक तो डिमांड बढ़ेगी, लिक्विडिटी बढ़ेगी और लोगों को अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी इंडस्ट्रीज वगैरह के लिए, तो यह साथ में आएंगे। लेकिन मैं कहीं भी ये नहीं कह रहा इन सब पॉजिटिव स्टेटमेंट्स के साथ भी कि चैलेंजेस नहीं है। चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, हमारे को कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं जिस पे हम वर्कआउट कर रहे हैं। इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज हो रहा है क्योंकि अभी डिमांड बहुत कम हो गई, लोगों के पास लिक्विडिटी बहुत कम हो गई। गरीब तबके में जो हमारे देश में यह बड़ा चैलेंज अब आने वाला है कि डाइवर्सिटी, यानी गरीब और जो अमीर है उसकी जो गैप है वह बहुत बढ़ने की उम्मीद है। उसको कैसे पाटा जाए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से किया जाए, लेकिन एक शॉर्ट टर्म मेजर होता है, उसको पाटना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए एजुकेशन एक महत्वपूर्ण मुद्दा रास्ता हो सकता है, एजुकेट करना और छोटे छोटे उद्योगों को लगाना। लेकिन डाइवर्सिटी यानी डिस्पैरिटी ऑफ इनकम एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के आने वाला है पोस्ट कोविड। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, इन्फ्लेशन एक चैलेंज आने वाला है क्योंकि अभी डिमांड सबड्यूड है तो इन्फ्लेशन इतनी तेज नहीं हो रही, लेकिन थोड़ी थोड़ी जैसे डिमांड रिवाइव होगी तो सरकार ने जो मॉनेटरी पॉलिसी अपनाई है जिसमें लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा इन्फ्यूज कर दी है, सरकार की बोरिंग लगभग 90% की हो गई है जीडीपी की, स्टेट्स की भी बोरिंग बहुत हो गई है, फिस्कल डेफिसिट बहुत बढ़ गया है। वो मैं विषय अभी नहीं लेना चाहता, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसीज़ के कारण इन्फ्लेशन वाला एक बड़ा चैलेंज आने वाला है और शुरू में एम्प्लॉयमेंट आने वाला है। तो यह सब चीज़ें, समस्याएं हमारे ध्यान में, हम काम कर रहे हैं। लेकिन पॉजिटिव बात यह है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, विश्व का कॉन्फिडेंस भारत में अभी भी मजबूती से खड़ा हुआ है। आज भी हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ता ही चला जा रहा है, 600 बिलियन डॉलर के करीब हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ गया। एफडीआई हमारे यहाँ बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है और विश्व के रिपोर्ट कोई भी देखेंगे तो भारत की अगले साल की एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट रिकवरी डबल डिजिट के अंतर्गत पहुंचने की पूरी संभावना है। तो यह सारे बातें हैं, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम अपने कैरियर को मानेंगे और आगे बढ़ेंगे तो हम जरूर सफल भी होंगे और हम अपने लिए भी, परिवार के लिए भी, देश में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक पंक्ति मुझे बार बार ध्यान आती है कि जिसने ही भी संघर्ष किया है उसने ही इतिहास रचा है। तो संघर्ष करने ही आगे बढ़ते हैं। देश भी संघर्ष कर रहा है, हम लोग भी कर रहे हैं। इस त्रासदी ने, लोगों ने, परिवार ने, कोई भी परिवार बचा नहीं होगा जिसने बहुत ही त्रासदी ना झेली हो, पर अपनों का दुख ना सहा हो। तो इस त्रासदी से ईश्वर से और प्रार्थना है हम सबके सामूहिक प्रयास से हम जल्दी निकलेंगे, लेकिन संघर्ष को नहीं छोड़ना। और यही युवाओं की पहचान है, जितने चैलेंज होंगे उतने ही हम मजबूती से उन चैलेंजेस को डील करने के लिए
सक्षम होंगे। और दिनकर साहब जो राष्ट्र कवि हैं, उनकी पंक्ति से मैं समाप्त करूंगा। जितने विकट संकटों में जिनका जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। तो एक बार रितंबरा जी, हमारी एक गौशाला हम चलाते हैं, 1200 गाय हैं, वो आई थी। उन्होंने कहा कि बहुत साल पहले की बात है कि एक समस्या है कि युवा वर्ग में बचपन में कई बार बच्चों को समस्याएं, कभी उनके माँ बाप ने इतना प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया कि वो समस्याओं के साथ जूझ ही नहीं पाए, और अचानक जब कभी जीवन में समस्या आती है तो वह एकदम हिम्मत हार देते हैं। तो एक तरीके से आपदा में भी हम सबको समझना चाहिए कि हम लोगों ने खुद ने ऐसी आपदा कभी जीवन में देखी नहीं, 100 साल बाद ऐसी आपदा आई है। जिन लोगों ने कई तरह की आपदा देखी है तो वह उन्हें मजबूती और विल पावर उनको मजबूत करेगा, और आगे हम इस संकट से उबर के आने की शक्ति के साथ, संकल्प शक्ति में बहुत शक्ति होती है, तो वो उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं और आयोजकों का धन्यवाद भी करता हूं कि मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी। निश्चित रूप से आपका मार्गदर्शन हम सब युवाओं के लिए एक प्रगति के दिशा के तहत काम करेगा। चैलेंज का सामना करने वाला ही युवा है। जो युवा संघर्ष करता है, चैलेंज को स्वीकार करता है और आगे बढ़ता है, ये मार्गदर्शन हम सब युवाओं के लिए बहुत ही लाभकारी है। आपने गरीबी और अमीरी के बीच की गैप की बात की, मॉनिटरिंग पॉलिसी की बात की, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात की, और साथ ही आपने स्टार्टअप इकोसिस्टम, स्टैंड अप इकोसिस्टम और रोजगार लेने वाला नहीं देने वाला बनना है, ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। आपने बताया कि 137 करोड़ लोगों को शायद कार देना सरकार के लिए संभव नहीं है, इसलिए युवाओं को आगे आना होगा और प्रगति के लिए अपने आप को खड़ा करना होगा, संघर्ष करना होगा। और किस तरह आपने अनेकों सेक्टर की बात की, जिन सेक्टर में हम सब युवा आगे आकर रोजगार पा सकते हैं। आपने सनराइज सेक्टरों की बात की और आपने बताया कि हेल्थ और एजुकेशन में हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। निश्चित रूप से आपका ये मार्गदर्शन आज के इस संगोष्ठी में हम सब के लिए बड़ा लाभकारी रहेगा। और पूरे देश से जो हमारी युवा टीम जुड़ी हुई है, युवा आर्थिक परिषद की जुड़ी हुई है, निश्चित रूप से आपके इस विचार को सुनकर बहुत लाभ उनको प्राप्त हुआ है। युवा आर्थिक परिषद आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है और आपके प्रगति की कामना करता है, और ऐसे ही आपका आशीष वचन युवा आर्थिक परिषद को मिलता रहे, इसी आशा और विश्वास के साथ पुनः हम सब आपका धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, जय भारत।